है। मैं जो समझाता हूँ आप लोग को पढ़ाने से रिलेटेड जो बातें, यदि आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को और आने वाले वीडियोस को देखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को लाइक कमेंट सेक्शन के साथ साथ आप शेयर। लेखा समिति के बारे में आप लोगों को कल भी मैंने समझाया था, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि आज आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा और मैंने आगे विस्तृत रूप से बता दिया गया है, तो उस पर ही हम लोग चर्चा कर देते हैं। कल इसके बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी दे दी गई है कि प्राक्कलन समिति, क्योंकि कल प्राक्कलन समिति भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो प्राक्कलन समिति जो है वो जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 में अस्तित्व में आया, गठन हुआ उसका, ठीक है। प्राक्कलन समिति का भी काम है वित्तीय मामले। प्राक्कलन समिति भी लोकसभा के अधीन में रहकर कार्य करती है और लोक लेखा समिति भी लोकसभा के अधीन में ही रहकर कार्य करती है। ये अलग है कि प्राक्कलन समिति में सत्ताधारी दल के जो सदस्य होते हैं वही सदस्य होंगे, मेंबर होंगे सत्ताधारी दल के। लेकिन इसमें जो है लोक लेखा समिति में जो है वो विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों ही दल के सदस्य होते हैं, इतना जान लीजिए आप। अब दोनों का काम चूंकि वित्तीय मामलों से ही है, उसका निगरानी करना है, जांच करना है, समीक्षा करना है, तो इसलिए लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। बस अंतर इतना है कामों को लेकर के कि जहां पर प्राक्कलन समिति भविष्य के खर्चों को निर्धारित करती है, वहीं लोक लेखा समिति जो है किस चीज को, ये भूतपूर्व खर्चों को देखती है या जो हुआ है उसके बारे में। तो प्राक्कलन समिति मतलब वो एस्टिमेट तैयार करती है, क्योंकि उसका नाम भी है एस्टिमेट कमेटी कि भाई इतना 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 इस डिपार्टमेंट में खर्चा होगी। और लोक लेखा क्या करता है भाई कि कितना हुआ, आपने कितना खर्चा किया, हर एक डिपार्टमेंट का उसके पास रिपोर्ट होता है। हालांकि वो रिपोर्ट सरकारी खर्चा का जो रिपोर्ट पेश करता है वो कौन करता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग जो है रिपोर्ट देता है। जब कैग रिपोर्ट देता है तो लोक लेखा समिति जो है उस पर गहन अध्ययन करती है। तो ये रिपोर्ट में क्या देता है कि हाँ सरकारी खर्चा सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ है, उसको अनुदान मांग के तहत कितना राशि आवंटित की गई थी और उस विभाग ने उस राशि का कितना प्रतिशत अभी तक उपयोग किया है और किस किस क्षेत्रों में उपयोग किया है, उसकी वो जानकारी देता है। और वो जानकारी के अनुसार जो है लोक लेखा समिति जो है वो क्या करती है, जांच करती है और जांच करके अपना रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश करती है। और याद रहे कि ये रिपोर्ट अपना लोकसभा में ही पेश करेगी, क्योंकि लोकसभा में ही उस पर चर्चा चलना है, समझे ना। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ फिर से लेकर के आपको पीछे घुमा कर के, लोक लेखा समिति जिसको हम इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, ये लोक लेखा समिति संसदीय समिति में सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी समिति है, समझे ना, सबसे पुरानी। और प्राक्कलन समिति के बारे में मैंने आपको क्या कहा, सबसे बड़ी है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है संसदीय समिति में, और लोक लेखा समिति सबसे पुरानी है, क्योंकि ये अंग्रेज के जमानों का है। अंग्रेज जब उनके समय में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 आया था तो उसके द्वारा ही पहली बार भारत में जो है 1921 में लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। संसद में तो अनुदान मांग हो गया, राशि आवंटित कर दी गई, अब उस पर जो है निगरानी रखने का काम प्राक्कलन समिति, निगरानी रखने का काम लोक लेखा समिति, समझे ना। तो इसलिए मेरे राय में यह है कि इसका जो भी अध्यक्ष बने वो और जो भी सदस्य बने, हमको लगता है कि एक टीम होना चाहिए अर्थशास्त्रियों का। लेकिन ये अलग बात है कि जनता के प्रतिनिधि, जनता जिन पर उम्मीद करके भेजती है वो निगरानी इस पर रखती है। भारतीय संविधान में जो नियम कानून व्यवस्था बनाया गया होगा लोक लेखा समिति के बारे में, जिसका अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में वर्णन है, तो कुछ सोच समझ करके ही बनाया उन्होंने। तो फिर से मैं कह दूं कि लोक लेखा समिति संसदीय समिति में सबसे पुरानी समिति है और प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार ये 1921 में अस्तित्व में आई, इसलिए ये सबसे पुरानी है, ठीक है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके बाद प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन के रूप में लोक लेखा समिति को जाना जाता है।
क्यों जाना जाता है, अभी ही मैंने कुछ देर पहले बताया। वर्तमान समय में लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितना है? 22 है। और प्राक्कलन समिति में कितना है? 30 है। तो प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो कुल किस दल के होंगे? कौन से दल के होंगे? सत्ताधारी। सत्ताधारी। और केवल लोकसभा के होंगे, केवल लोकसभा और केवल सत्ताधारी। उसमें केवल चलेगा, लोकसभा और सत्ताधारी। और यहाँ पर लोकसभा भी और राज्यसभा भी, ठीक है, सत्ताधारी भी और विपक्ष भी, ठीक है। तो वर्तमान समय में लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 है, जिसमें से 15 सदस्य आते हैं कहां से? और 7 सदस्य कहां से आते हैं? अब इसमें भी देखो, ये जो 7 सदस्य राज्यसभा से बैठे हुए हैं, इनके पास कितनी पावर है? इनके पास केवल पावर है कि ये मतलब विचार कर सकते हैं। जो मामलों पर जांच चल रही है, सरकारी खर्चों के मामले में जब विचार चल रही है, तो ये विचार कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। लेकिन जब उस मामले पर उस क्या बोलते हैं, उस प्रबंधन पर अंतिम निर्णय लेने पर जब मतदान करवाया जाएगा, तो राज्यसभा के सदस्य उस मतदान का हिस्सा नहीं होंगे, एकदम नहीं होंगे। क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को आप 14 चक्का जो ट्रक होते हैं या 10 चक्का ट्रक होते हैं या जो भी जितना चक्का वाला होते हैं, तो उसमें वो सपोर्टिव टायर लगा रहता है कि जब तुमको पंचर हो जाएगा तो तुमको गिरा करके लेके चलेंगे हम, समझे ना, स्टेपनी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर जो है से एक तरीके से ये विचार देंगे, सुझाव देंगे, सलाह देंगे, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार इनको नहीं है, मतदान करने का इनको नहीं है अधिकार। ये सह सदस्य हैं, को मेंबर हैं ये भाई, सपोर्टिव सदस्य हैं ये, इस कौन? राज्यसभा के सदस्य। तो सारा निर्णय मुख्य भूमिका लोकसभा, यानी ये 15 सदस्य लेते हैं। अब सवाल ये है कि राज्यसभा के सदस्य को क्यों नहीं मतदान देने का अधिकार? तो देखिए, आपको पता है कि वित्तीय मामले में एकाधिकार किसको है? लोकसभा को है कि राज्यसभा को? वित्तीय मामले में एकाधिकार किसका है? लोकसभा को है ना। जनता के प्रतिनिधि ही जो है वित्त मामले का प्रतिनिधित्व भी करेंगे, निर्णय भी निकालेगी, भूमिका भी वही करेगी, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा में बैठते हैं। जनता को अपने प्रतिनिधि पे भरोसा है, वो जितना भी अनुदान जो दी जाएगी वो जनता के लिए ही तो दी जाएगी, कल्याण के लिए ही तो दी जाएगी। इसलिए उस वित्तीय मामले में जो है अधिकार भी जनता के प्रतिनिधियों के पास ही होगा। तो राज्यसभा के सदस्यों को तो वित्तीय मामले में अधिकार तो है नहीं, ये केवल विचार दे सकती है, संशोधन तो करवा नहीं सकती है, सुझाव दे सकती है, बदल तो सकती नहीं है। तो इसलिए फिर यहां क्यों इनको रखा जाएगा उतना पावरफुल? वहां रखा जाता तब तो यहां पावरफुल बनाया जाता। इसलिए लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब इसका कार्यकाल 1 वर्ष। इस समिति का अध्यक्ष जो है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो नाम है वो नाम भी लोकसभा के 15 सदस्य हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष ही मनोनयन करेंगे, और राज्यसभा के 7 सदस्य हैं तो राज्यसभा यानी कि सभापति मनोनयन करेंगे उधर से नाम, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और देखिए, मैं इस वाला लाइन पर बाद में समझाऊंगा कि इस समिति का अध्यक्ष विरोधी दल का सदस्य होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विरोधी दल का सदस्य। और वही प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सत्ताधारी दल का होता है। लोक लेखा समिति का होगा विरोधी दल का सदस्य होगा। तो इस पर आते हैं, पहले इस पर आते हैं। इसमें मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति में मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अगर मंत्री परिषद के सदस्य इसमें हो जाएंगे तो क्या लगता है कि भूतपूर्व खर्चों को अच्छा से जांच करने देंगे? अपने घोटाला करेंगे और अपने जांच के लिए बैठेंगे, अपने किसी का मर्डर करके और अपने जज वाला कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हमने मर्डर किया है? वो कहेगा कि जो भी किया गया है उचित समझ के किया गया है और ये उचित फैसला है, इसलिए सजा से मुक्त होते हैं। तो अपने तो मुक्त हो जाएंगे। तो भाई काम पूरा निष्पक्ष हो, इसलिए इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, और मंत्री परिषद को जानबूझ के नहीं रखा जाता है क्योंकि ये इंटरफेयर करेंगे, समझे ना, जांच अच्छा से होने नहीं देंगे, निष्पक्ष होगा नहीं, इसलिए मंत्री परिषद के सदस्यों को इसमें नहीं रखा जाता है, समझे। अभी
इनका अगर हम कार्य देखें तो मैंने पहले ही कहा कि लोक लेखा समिति का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करना है, जो मैंने पहले ही समझा दिया शुरुआत में ही। सरकारी खर्चों की जांच करना कि सरकार मतलब जो सदन के द्वारा अनुदान मांग जो दी गई, स्वीकृति मिली अनुदान मांग का, वो अनुदान मांग की राशि का सही से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो किस क्षेत्र में हो रहा है और कितना मात्रा में हो रहा है। क्या यहाँ पर काम करने से ज्यादा प्रचार करने में तो नहीं पैसा खर्चा हो रहा है। जैसे अभी राशन वाला भी पहले भी बताया कि भाई यहाँ पर राशन बांटने से ज्यादा तो पोस्टर बांटल जा रहा है, ये सब चीज है। जैसे हम ही लोगों के क्षेत्र में देखिए, नगर पंचायत में काम करने से ज्यादा पता चला है कि बैनर लगावे में पैसा खर्चा ज्यादा कर दिया है प्रतिनिधि महोदय ने, नगर पंचायत के प्रतिनिधि महोदय। तो ये जांच करता है कि सरकारी खर्चों का जांच करता है। उसके बाद मैं बता रहा हूं अनियमितताओं का खुलासा करता है। अनियमितता कि भाई जो राशि आवंटित की गई थी वो नियमित तौर तरीके से खर्चा किया गया कि नहीं। अगर नहीं किया गया है, अनियमित तौर से किया गया है, कोई गड़बड़ी अगर हुआ है खर्चा के दौरान, तो उसका ये खुलासा करेगा, इसका ये खुलासा करेगा। तो यानी कि लोक लेखा समिति भ्रष्टाचार उजागर करने का ये केंद्र है, समझे ना। भ्रष्टाचार का जांच करती है, ये भ्रष्टाचार पर ये निगरानी रखती है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतना तगड़ा हमारे भारतीय लोकतंत्र के संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय संविधान में इतनी संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत लोक लेखा समिति को रखा गया है, इसके बावजूद भी बोफर्स घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, समझे ना, कोयला घोटाला, ये हो ही रहा है। माने सब मंत्री परिषद के सदस्यों को भी पता है कि निगरानी टीम निगरानी कर रही है, अब फिर भी क्या हो रही है, चोरी हो रही है। निगरानी करने के लिए रखा हुआ है कि कोई भी सदस्य, सोचो कि हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था कितना मजबूत है कि निगरानी किया जाता है पैसा देने के बाद भी, ढंग से निगरानी करने के बाद भी हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं हो रही है। लगातार घोटाले पर घोटाला होता है। अब सोचो जब अगर ये नहीं होता इस तरीके की समिति, तो बस खाली कागजों में लिखा जाता कि भाई फलाने क्षेत्र से चिलाने क्षेत्र तक 10 किलोमीटर सड़क बना दी गई है और बहुत ही तगड़े तौर तरीके से बनाया गया है, कागजों में लिखा रहता। अब धरातल पर क्या होता है, भर भर कमर कीचड़ में पार हो रहा है सब, और वही कीचड़ में पार हो रहा है जो कागज में लिखा है कि यहाँ सड़क बना है, बस। अब पैसा सब कहाँ गया, तो मंत्री महोदय के बेटी के शादी के कॉफी पिलावे में, परिवार लोग के यहां है। तो इतना अच्छा होने के बावजूद भी चोरी हो रहा, भ्रष्टाचारी हो रही है। कोई भी भ्रष्टाचार करने से रुक नहीं रहा। जो भी नारे बड़के बड़के लगा रहे हैं, जो कूद रहे हैं नेता जो लोग कूदते हैं, बनते हैं कि चुनाव हमको जितवाइए, हम करेंगे। अब वही व्यक्ति जो है चुनाव जीतने के खातिर जो है एगो मुखिया के चुनाव में 25 लाख रुपया बांट देता है, और बैनर में क्या लगेगा, हम आपके सेवक बन के रहेंगे, पंचायत का विकास हमारे हाथों में, आप हमें वोट दीजिए, मैं इस क्षेत्र का, इस पंचायत का विकास करूंगा, मैं इस पंचायत का सेवक बन के रहना चाहता हूं। ये कौन सा सेवक है रे जो 25 लाख रुपया दे रहा है? ये कितना फुरफुरी हेलल है हो रहा में कि हम सेवक बनेंगे, नौकर बनेंगे, हम नौकर बन के रहेंगे। तो तुम तो नौकर ऐसा हूं बन के रह सकता है। नौकर बनने के लिए जो है पैसा की क्या जरूरत है? नौकर बनने के लिए कोनो पैसा की जरूरत है? लेकिन पैसा बांट रहा है 25 लाख रुपया, एक तरफ कह रहा है नौकर बनेंगे, दूसरी तरफ 25 लाख रुपया। तो वह स्पष्ट रूप से कह देता है प्रतिनिधि कि हम 25 लाख रुपया दे रहे हैं और कम से कम जब तक 10 करोड़ रुपया नहीं कमाएंगे तब तक हमारा चैन नहीं आएगा। और हम लोग भी मान लेते हैं। तो जितना बड़ा नारा, जितना बड़ा वादा, उतना बड़ा घोटाला के चांसेस। और सारी निगरानी टीम है उसके बावजूद भी, जैसे सरकारी महाविद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में, उच्च विद्यालयों में देख लीजिए आप, निगरानी टीम लगातार निगरानी करने का प्रयास करती है। इसके बावजूद भी जो है अध्यापक गण महोदय लोग जो हैं घोटालाबाज करिए देते हैं टाइम में। ये तो बिहार में थोड़ा सा नियम परिवर्तन हुआ है कि भाई अब जो अध्यापक हैं वो टाइम पर जाएंगे, उसके लिए ऑनलाइन उनको बनाना पड़ता है। ऑनलाइन में कि भाई कितना बजे आए उसी टाइम का एकदम दर्शाएगा, जितना बजे अटेंडेंस बनाइएगा, तो टाइम पर जाना है। लेकिन इसमें भी घोटाला होता है। जो एक से एक एक्सपीरियंस वाला सब टीचर हैं जो BPSC के माध्यम से गए हैं, उसमें एक से एक एक्सपीरियंस वाले भी टीचर हैं।
समझे ना। टाइम शेड्यूल को इतना अच्छा से परिवर्तन करके बना देता है ना अटेंडेंस, कि निगरानी टीम को लगता है चलो भाई सब टाइम से आ रहा है, टाइम से जा रहा है। पता चला कि टाइम से नहीं आ रहा है और ना ही टाइम से जा रहा है। मैंने तो कितने को 4 बजे की जगह 2 बजे निकलते देखा, समझे। तो अलग बात है, इतनी जांच होने के बावजूद भी इतना घोटाला है, तो सोचिए कि नहीं होता तो क्या होता। तो लोक लेखा समिति जांच करती है ये, समझे, और ये सिफारिश देती है, ये सरकार को सिफारिश देती है, खास करके वित्तीय प्रबंध के मामलों में, कि भविष्य में धन का खर्चा उचित तरीके से हो और कैसे आपको करना है, ताकि हम कम से कम में ज्यादा से ज्यादा जो है डेवलपमेंट कर सकें, विकास कर सकें। तो ये सिफारिश देने का काम करती है वित्तीय प्रबंध के मामलों में। सरकार को अनावश्यक खर्च से बचने का सलाह देती है ये कौन? लोक लेखा समिति, समझे ना। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये वही लोक लेखा समिति है जिसने बड़े बड़े घोटाला में, जिसमें बोफर्स का आता है, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम का आता है, जिसमें क्या बोलते हैं कोयला घोटाला आता है, ये सब इन्हीं के माध्यम से जांच के दौरान बताया गया है, प्रस्तुत किया गया है, उजागर किया गया है, खुलासा, समझे। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करती है। कहां प्रस्तुत करती है? लोकसभा में प्रस्तुत करती है। और लोकसभा इसलिए क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि का सदन है, तो इस पर बहस भी वही होगा। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताता हूं कि क्या शुरू से ही विरोधी दल के ही सदस्य इसके अध्यक्ष बनते आए हैं? तो नहीं, ये परंपरा की शुरुआत हुई 1967 ईस्वी से, जब पहली बार विरोधी दल के नेता के तौर पर श्री मीनू मसानी, ये स्वतंत्र पार्टी के नेता थे, याद रखिएगा, स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। और लगभग जो है नेहरू जी के मृत्यु के बाद कांग्रेस में उठापटक चालू हो चुका था, इंदिरा गांधी के नेतृत्व संभालने के लेकर के मुद्दे को लेकर के। तो लगातार जब हुआ था, तो स्वतंत्र पार्टी का उस टाइम जब चुनाव हुआ था 67 के चुनाव में, ये स्वतंत्र पार्टी एक बड़ी भूमिका, तो 2 महीना ये रहेंगे। अभी एक चीज और मैं यहां पर लेके चलता हूं। जब यहां पर आप देख रहे हैं कि जब पहली बार विरोधी दल के नेता के तौर पर यानी श्री मीनू मसानी, तो यहां पर ये मत समझ जाइएगा कहे कि ऐसे आता है कि विपक्ष के सबसे पहले नेता कौन बने थे? राम भागू सिंह करके थे, नाम मैं गड़बड़ा जा रहा हूं बोलने में, वो थे। लेकिन ये नहीं, वो 1969 में आए थे। कब आए थे? 1969 में। और 1969 में आए, 1967 में आए। लेकिन सवाल है कि आखिर इनको ही क्यों कहा जाता है, उनको क्यों नहीं कहा जा रहा? और जब हम लोग पढ़ते हैं तो उन्हीं का नाम सबसे पहले क्यों आता है? उन्हीं का नाम क्यों आता है? राम सुभग सिंह, समझे ना, राम सुभग सिंह विरोधी दल के नेता के तौर पर पहला नाम इन्हीं का आता है। कि भाई कौन हुए जो विरोधी दल के नेता सबसे पहले बने? तो राम सुभग सिंह बने। लेकिन यहां पर आ रहा है कि श्री मीनू मसानी। एक बात जान लीजिए कि सबसे पहले ये आए थे स्वतंत्र पार्टी की तरफ से, लेकिन 1969 के चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन ओ वाला जब विभाजन हो गया था, समझे ना, तो ओ वाले, तो इस टाइम इनका जो है से माने क्या बोलते हैं, मीनू मसानी भी पहले के थे और ये भी पहले के इसलिए आते हैं क्योंकि उस टाइम किसी को कोई आधिकारिक दर्जा मिला नहीं था, उनसे ज्यादा सीट इनका ही आया था। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो विपक्षी दल के प्रथम नेता माने जाते हैं वो है कौन? यशवंत राव चौहान। और आधिकारिक तौर पर विपक्षी दल के नेता को जो स्वीकृति मिली थी वो 1977 के चुनाव में मिली थी, जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कौन बने थे? मोरारजी देसाई, समझे ना। तो मोरारजी देसाई तो वहां पर बने थे वो। तो यहां पर याद रखिएगा, संवैधानिक मान्यता मीनू मसानी को नहीं मिला था, संवैधानिक मान्यता इनको भी नहीं मिला था, लेकिन इनको विपक्ष का नेता माना गया था पहले, राम सुभग सिंह को, और ये पहले चुने गए थे, लेकिन इनको मान्यता विपक्ष का नहीं मिला था, लेकिन बैठे थे यही पहली बार विपक्ष के तौर पर। तो यहाँ पर तीनों याद रखिएगा, श्री मीनू मसानी, राम सुभग सिंह,
और यशवंतराव चौहान। तो आधिकारिक जब कहेगा तब यशवंतराव चौहान, समझे ना। पहला जिसको मान्यता नहीं मिला था श्री मीनू मसानी, और यही हुए लोक लेखा समिति के विरोधी दल के प्रथम सदस्य जो अध्यक्ष हुए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, बताइएगा आप लोग, बताइएगा कि संसदीय समिति में सबसे बड़ी समिति कौन है? प्राक्कलन समिति है। संसदीय समिति में सबसे पुरानी समिति कौन है? कौन समिति है जिसमें विपक्ष के भी सदस्य होते हैं? लोक लेखा। और केवल सत्ताधारी के ही होते हैं। ठीक। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? एक भी नहीं होते। बहुत अच्छा। उसमें केवल किससे होते हैं? ठीक है। दोनों का कार्यकाल कितना है? बताइएगा। प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन के तौर पर लोक लेखा समिति। और विरोधी दल के प्रथम सदस्य जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हुए, जहां से ये परंपरा शुरू हुई, श्री मीनू मसानी। ठीक है। बोलिएगा, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? 22। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22। बहुत अच्छा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया, मनोनयन किया जाता है? किसके द्वारा मनोनयन किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य आते हैं? 15। राज्यसभा से कितने आते हैं? 7 आते हैं। क्या इसमें मंत्री परिषद के सदस्य शामिल होते हैं? नहीं होते हैं। समझ गए? तो ऐसे भी आप लोगों को टेंशन नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों की इसमें कैसा सदस्य माना गया है? क्या इनको अंतिम निर्णय पर मतदान देने का अधिकार है? नहीं है। कोई इनका भी कार्य तो समझ गए हैं। कार्य क्या है? अब लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? लोकसभा में प्रस्तुत करती है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए फिर यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा। मिलते हैं फिर आप लोग से अगले क्लास में। तो आप लोग जितने भी इसमें अंतिम तक जितने भी आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को देखते रहें, उनको आभार मैं प्रकट करता हूं। आप लोग को यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, सवाल हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप करके पोस्ट कर सकते हैं। आपको अगले वीडियो में उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। बस अंतिम में जानते के साथ यही कहूँगा कि यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मैं जो समझाता हूँ आप लोग को पढ़ाने से रिलेटेड जो बातें, यदि आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को और आने वाले वीडियोज़ को देखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियोज़ को लाइक कमेंट सेक्शन के साथ साथ आप शेयर भी करें हर ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद।